depreciation methods because it is the part of the price level changes. Is the part of the price level changes. So then हम लोगों ने कल तक जो थोड़े से डिस्कस किए थे वो ऐसा सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड. सो उससे आगे हम लोग का कुछ एन्यूटी पे बात होकर रुक जा रही थी. एन्यूटी मेथड मीन्स क्या चीज़ है ये एन्यूटी? Annuity method. What is this annuity? Annuity means a regular type of any mode of payment or receiving where that which occurs due to the same accounting period with the same rate of interest. As we all know, money considers some rate of interest. If the rate of interest is same and the time period is also same and it is going to be regularly occur, तब ये बन जाती है एन्यूटी. जैसे ये स्थिर हो कि जो भी कोई भी जो ब्याज दर है ये रहेगी इस समय तक, और उसके साथ में ये भी तय हो जाए कि हर महीने या 6 महीने या साल भर में हमको किसी चीज़ का पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव करना है अगेंस्ट एनी मनी. कोई ह्यूज मनी या तो आपने ली है या आपने दी है या आपकी इन्वेस्ट है. ओके, एंड अगेंस्ट सच अ रेगुलर पेमेंट, जैसे कि बैंक की EMIs होती हैं, अ रेगुलर पेमेंट यू आर मेकिंग और गेटिंग. या तो आप कोई उसके अगेंस्ट में पेमेंट देके आप अपनी डेट को डिस्चार्ज कर रहे हो, या पेमेंट लेकर जो पहले आपने लोन दे रखा है उसको रिकवर कर रहे हो. यही तो होगा कि भाई कोई बोला मैं एक साथ नहीं दे सकता, मुझसे आप वो साल भर में 6 महीने में महीने भर में ले लो. ठीक है, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो गया कि हाँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब आप उसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड द एन्यूटी. ओके, इसको बोलते हैं एन्यूटी. अभी इतना ही बहुत है क्योंकि ये फिर आगे की क्लास के लिए आपका काम है, जहाँ पर आप ये पूरा एन्यूटी और इससे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एन्यूटी होता क्या है. बस इतने के लिए बात हो रही क्योंकि डेप्रिसिएशन में एन्यूटी मेथड आ गया. एन्यूटी मेथड क्या हुआ कि अब क्या होगा कि जब हमको रेट पता है और हमको साल पता है तो कई सारे लोगों के कई सारे साल हो सकते हैं और लोगों के अलग अलग कॉन्टेक्ट रिगार्डिंग द रेट भी हो सकते हैं. अगर ऐसा सब हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि अ सर्टेन टाइप ऑफ टेबल इज फॉर्म्ड. एक टेबल बन जाती है या बना ली जाती है. ठीक, इसमें बेसिकली जो काम है वो टेबल पे है. फार्मूला क्या है और ये क्या है उसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है. अभी आपको समझ आ जाएगी एन्यूटी मेथड क्या है कि अगर वक्त पड़ जाए तो आप लिख पाए. ठीक, तो एक साइड पर रेट आ जाएंगे आपके सारे. ठीक है, और एक साइड पर आपके लिए ईयर टाइम पीरियड आ जाएगा. कितने पीरियड में वो आपको लोन या तो रिकवर करना है या डिसबर्स करना है. भाई कोई अमाउंट है, मान लीजिए अगर हम इसको डेप्रिसिएशन में कैसे अप्लाई करेंगे कि हमने मान लीजिए 2 लाख की एक एसेट खरीदी हुई है, तो ये 2 लाख रुपए मुझे अब रिकवर करने हैं, एक तरीके से डेप्रिसिएशन में उन्हें काटना है. तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन में काटना है तो एक टाइम पीरियड रखा होगा 5 साल या 10 साल. दैट इज द रेस्पेक्टिव पीरियड और द टाइम और द टी. और कोई रेट, अब ये रेट कहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई उधार दिया गया नहीं है इन द केस ऑफ एसेट. तो इन द केस ऑफ द एसेट इसको जो भी ये टेबल बनी होती है या जो आप रेट डिसाइड करोगे, टेबल बनी होती है कई सारे रेट्स के ऊपर. शुरू हो गई 1% से 2% से लगा के लंबे समय तक एक साइड पे पूरे रेट लिखे हुए हैं और एक साइड पे सारे साल लिखे हुए हैं. तो जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो वाला आपके लिए क्या होता है, वो कैलकुलेटेड, उस सेल का कैलकुलेटेड जो भी फिगर आ रही होती है वो आपकी बन जाती है एन्यूटी, एनुअल एन्यूटी रेट. समझ आ रहा है? अगर आपका 5% के रेट के हिसाब से आपके लिए
आपको मान लीजिए 5% से डेप्रिशिएट करनी है अपनी एसेट, तो रेट आ गए एक साइड पर। दूसरी साइड पर 10 साल में करनी है, तो 5 साल वाले कॉलम से चलेंगे हम लोग ऐसे, और 10 साल वाले कॉलम से आएंगे ऐसे उतर कर, और जहां पर इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा उस सेल पर जो वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी एन्युटी वैल्यू फॉर द पीरियड ऑफ 10 years अगेंस्ट द रेट ऑफ 5%। समझ आता जा रहा है आपको अच्छे से? तो एक टेबल इसकी बनती है एन्युटी की। इससे ज्यादा अभी आपके लिए डिस्कस करना ठीक नहीं है, कि इतना ही आपको समझ आ जाए कि एक टेबल टाइप की कोई चीज होगी, और अगर आपको पता हो कि कितने साल में मुझे डेप्रिसिएशन काटना है, वहां से हम ईयर देख लेंगे, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेप्रिसिएशन काटना है, कितने परसेंट से, वहां से हम रेट ले लेंगे, और दोनों साइड से ऐसे जाएंगे, और जहां पर भी उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा उस सेल पे जो वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू विल बी द एन्युटी वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर रेट एंड दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इज इट ओके? और ये जो वैल्यू अब निकल के आई है, ये आपको मल्टीप्लाई करते चली जानी है। ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये आपको मल्टीप्लाई करते चली जानी है। ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे किसमें, आपकी एसेट वैल्यू में। तो एक आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा इसमें, क्योंकि रेट तो आपने निकाला है पूरे साल के अगेंस्ट में, पूरे साल आपका टाइम पीरियड है। तो जो भी आपकी वैल्यू है एसेट की, उसके साथ में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो गिवन रेट विद द सेल है, तो आपको एक अमाउंट वो निकाल देगा। कुछ कुछ एसएलएम की तरह हो जाएगा, पर एसएलएम की तरह या स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह आपको इसको कैलकुलेशन नहीं करना, इसके लिए एक रेट दिया होगा, वो रेट आप लगाते चले जाएं। बस इतना सा काम है इसमें, इतना ध्यान रखना है बस कि वो रेट लगाते चले जाना है आपको। वो रेट लगाते चले जाएंगे आप, ठीक, हर साल के साल। जैसे कि वो हम लोग स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे कि वो कितने की एसेट हो गई, उसको डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ओके नंबर ऑफ ईयर्स, और वहां से आपकी एक वैल्यू निकल के आ गई थी, और उस वैल्यू को आप स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डायरेक्टली हटाते चले जा रहे थे। याद आता जा रहा है अच्छे से? इसमें कुछ नहीं करना, वो रेट आपको मिल जाएगा, जो कि आपको ढूंढना होगा अगेंस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। वो जो आपको पर्टिकुलर उस सेल का डेटा मिलेगा वो मल्टीप्लाई कर देना है, और उससे जो अमाउंट वर्कआउट होके आएगा वो ही आगे हर साल आपको डेप्रिशिएट करते चले जाना है। इसको बोलते हैं एन्युटी मेथड। ओके, एनी डाउट? प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज बेटा जल्दी से। Any doubt in annuity method of depreciation? नो तो लिख सकते हैं आप, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए फिर जल्दी से, टाइम क्यों वेस्ट हम लोगों का। ओके चलिए, तो नेक्स्ट अब आपके लिए आ रहा है कि जो हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्कस किया था, उससे क्या क्या बन रहा है आपके लिए। एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन रहा है, दूसरा प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन बन रहा है, क्योंकि उसमें आप एक तरीके से अमाउंट को, मैंने क्या बोला था, एक तरीके से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो या रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। कैसे कैसे इसके ट्रीटमेंट होंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये एंट्रीज आपको लिख लेनी चाहिए और दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए। ओके चलिए जल्दी से लिखिए। डेप्रिसिएशन की हमारी नॉर्मल एंट्री क्या हुआ करती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ओके कंपैरेटिव लिख लीजिएगा कि नॉर्मल एंट्रीज जो होती हैं और इस वाले केस में कैसे एंट्री होंगी। ऐसा एक पेपर को बाइसेक्ट करके ऊपर लिख लीजिएगा नॉर्मल केस सेज एंट्रीज, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा एक्यूमुलेटेड और प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन में कैसे एंट्री बनेगी। एंट्री देखते ही आपको समझ आने लग जाएगा कि कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि जो भी मैंने आपको कल बताया था डेट वाज सो मच थ्योरेटिकल,
वो लेक्चर की तरह था, सुनने में समझ में आ गया होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रीट इट, फिर दिक्कत होगी वहाँ पर। इसलिए एंट्री की बात होनी, और इससे जुड़े हुए आगे जो चीज़ें हैं वो आपको और मिल रहे ना, कि ये डेप्रिसिएशन का प्रोविजन का अकाउंट कैसे ओपन होगा। तो जल्दी से देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसे तो डेबिट होना ही है इन द न्यू केस। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्लीज बी फोकस्ड, एसेट नहीं क्रेडिट होगी, एसेट को डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। एसेट को एंट्री के हिसाब से डेप्रिसिएट नहीं करेंगे। तो हमारा क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, जो नॉर्मल एंट्री हुआ करती थी डेप्रिसिएशन टू एसेट, वो नहीं होगी। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो एसेट वैल्यू है वो एज सच सेम स्टैंड कर रही है बैलेंस शीट में। तो जिन कंपनीज का इस पे फोकस होता है कि हमारी एसेट साइड स्ट्रांग दिखाई दे, डेप्रिसिएशन से एसेट भी तो रिड्यूस होगी, इधर से आप एसेट रिड्यूस होगी, इधर से आप प्रॉफिट से काटते चले जाएंगे, तो कंपनी का जो साइज है दिखने में वो कमजोर होने लगेगा। इन द जस्ट फर्स्ट लुक, कोई बैलेंस शीट आपके सामने रखी जाए और उसके टोटल आपको दिखाई दे 50 लाख और एक के टोटल आपको दिखाई दे 40 लाख, तो आप क्या बोलोगे, किसका जो है यार वो बिजनेस स्पान बढ़ा है, 50 लाख वाले का। अब उसके लिए कोई जानकार चाहिए कि वो ये देखे कि नहीं, इसने एसेट तो पूरी दिखा रखी है यहाँ पर, लेकिन इसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रखा है, मतलब ये रिड्यूस हो रही है एसेट और उसकी वैल्यू को एक क्रेडिट में लेते चले जा रहे हैं अपने। मतलब जो बैलेंस शीट जिस हिसाब से शो हो रही है एक्चुअल उसका वो एक्सपोजर नहीं है। ये तो एक दूसरी बात हो गई, इंटरप्रिटेशन सिखाया हमने आपको। तो एंट्री के हिसाब से क्या बात हो रही है, एंट्री के हिसाब से डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन। अगर प्रोविजन बनाना है तो बेटा पूछ जरूर लेना, अगर आपने क्वेरी नहीं की तो ये सब इतनी तेजी से उड़ जाएगा, वापस दिक्कत होगी, ठीक। तो आप पूछते चलिए, बड़ी अच्छी बात होती है। तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये काम, ये एक एंट्री हो गई आपकी। तो एक बड़ा चेंज क्या आया कि एसेट को हम लोग क्रेडिट करके एसेट की वैल्यू नहीं गिरा रहे हैं एसेट साइड में। साइमल्टेनियसली जो वो गिरनी चाहिए उसकी जगह पे हमने क्या किया, क्रेडिट पे एक बैलेंस स्टैंड करा दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल की घटना है तो ये तो P&L में जाके एडजस्ट हो जाएगा। प्लीज नोट, ये जो डेप्रिसिएशन आपने डेबिट किया है ये क्रेडिट होगा, अगली एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, जो पुराने में भी हुआ करती थी। कंपैरेटिव आप बनाते जाइए, पहली फिर दूसरी, उसमें भी होता था डेप्रिसिएशन टू P&L, इसमें भी हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू P&L, ठीक। अब लेकिन जो आपने क्रेडिट डाल रखी है प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन, ये तो क्रेडिट है और ये बैलेंस शीट में आके स्टैंड हो जाएगी। तो अगर ये बैलेंस शीट में आके स्टैंड हो जाएगी तो होगा क्या कि एसेट जो की वैल्यू जो आपने नहीं गिराई है वो इससे लेवल अप हो जाएगी, तो आपकी बैलेंस शीट पे असर नहीं दिखाई देगा। वरना अगर आप डेप्रिसिएशन काटेंगे P&L से तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो क्रेडिट साइड की बैलेंस शीट का टोटल कम दिखने लगेगा और एसेट साइड का टोटल ज्यादा दिखने लगेगा। ऑल आर यू गेटिंग? इसी मोड से चलते रहे हम, इज इट परमिटेड? सम्मानित छात्रों, इस बात की मुझे आज्ञा है कि इसी ढंग से चलते रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरी यार आपसे आज्ञा मांग रहे तो आप आज्ञा भी नहीं दे रहे, कमाल की बात है। ऐसे ही चलते रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इज इट ओके? चलिए, तो डेप्रिसिएशन एसेट से ना घट के उसका बनेगा प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन, और जो पर ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको हम P&L से एडजस्ट करा देंगे, ठीक। तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे हमारे। लेकिन क्रेडिट का बैलेंस हमारा किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा? बाय द
प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन का जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है ये एसेट में आने लगेगा, या इसी को हम लिख सकते हैं जहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन के चला आएगा वो सामने। ठीक, तो आपकी बैलेंस शीट बराबर रहेगी। अब अगला काम या अगली बात इसमें कि डेप्रिसिएशन को हर साल अगर हम एक्यूमुलेटेड ही बना रहे हैं तो घटाए क्यों? उसको इसलिए घटाना है कि रियल पिक्चर हमेशा आपको दिखानी है, और इसको अगर आप एक खर्चा मान रहे हो, मे बी द नॉन कैश एक्सपेंस, तो अगर खर्चा मान रहे हो तो खर्चा उसी साल के उसमें खत्म हो जाना चाहिए। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो एक ही साल के उसी साल में एडजस्ट हो। अगर उनका नेचर आपने बदला, उनको अगर आप आगे ले गए तो फिर नॉमिनल से बदल जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं। ठीक ना, ये भी एक दफ़ा क्लास में मैंने हल्का सा डिस्कस किया था। तो आपने प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बना के उसको बैलेंस कर लिया और डेप्रिसिएशन को हर साल घटाते जाएंगे। अब ये चलता चला आ रहा है, और जो भी हमारा टाइम पीरियड है 10 साल 15 साल का, उसका एंड आने वाला है। तो नॉर्मल केस में आप क्या करते हो, आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया और एसेट को सेल ऑफ कर दिया, और जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस आया उसको उठा के P&L में डाल दिया। यही पुराना प्रोसीजर है, लॉस इन एसेट और प्रॉफिट गेन इन एसेट, और उसको आप अपने P&L में एडजस्ट कर देते हो। एसेट का जो आपका रेगुलर अकाउंट चल रहा है, डेप्रिशिएट होते होते मान लीजिए आपकी एसेट 10-20 हज़ार की आ गई और बिक पाई 5,000 की, तो वहाँ पे भी एक लॉस ऑफ एसेट हो गया। वो लॉस ऑफ एसेट आपने फिर P&L में ट्रांसफ़र कर दिया और एसेट का काम खत्म, अकाउंट क्लोज। लेकिन इसमें तो आपने एसेट को टच ही नहीं किया है, बिल्कुल अपने शुरुआत से घटाया ही नहीं है कुछ। वो तो अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एज इट इज खड़ी दिखाई दे रही है जहां से स्टार्ट हुई थी। अब क्या करना होगा आपको, अब आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा पहले ये केस में। पहले में क्या इसमें डेबिट होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट। लिख लीजिएगा बेटा, फिर इसको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है और इससे हो क्या रहा है। तो जब समझ आ जाएगा तो फिर ये एंट्रीज बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट, तो जो एसेट हमारी शुरुआत की पड़ी हुई है, ठीक ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब हम खरीद के लाए थे तो ये एंट्री की होगी। जब ये एंट्री की थी हमने तो एसेट हमारी पड़ी हुई है डेबिट में, उसको उतने ही अमाउंट से जितने की हमारी परचेज वैल्यू थी उस पूरे से हमने उठा के क्रेडिट कर दिया, और एक नया डेबिट का एसेट का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना दिया एसेट डिस्पोजल, कि अब ये इतने की बिकी है। अब ये जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट आया, ठीक, ये डेबिट बैलेंस का अकाउंट आया, ओके, और एसेट हमारी पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो गई। तो ये जो एसेट डिस्पोजल का अकाउंट आया है, इट इज गोइंग टू बी मैच्ड विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर एंटिटी प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बना रही है, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि जो आपने रिजर्व क्रिएट करके रखी हुई है एसेट उसके डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट में, कि हर साल का डेप्रिसिएशन हम जोड़ते चले जा रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस हमने क्रिएट कर लिया। तो आप जो वो बिकी एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसको इसमें डालो, मिलाओ इसको इसके साथ में, तो आपका जो क्रेडिट बैलेंस खड़ा हुआ है लगातार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन कब इस्तेमाल होगा, जिस चीज के लिए बनाया गया है। यहाँ पे किस लिए बनाया गया है, कि ये प्रोविजन कल को हम जब भी कोई एसेट दूसरी लेने चले या कुछ करने चले तो ये कुछ हेल्प करे मेरा, या वहां पे कुछ काम आए या रियल दे, अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे आप डेबिट करेंगे, नेक्स्ट एंट्री लिख लो फटाक से, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, खत्म, टू एसेट डिस्पोजल। ये सारे कहाँ तक के स्टेप हैं, बहुत आराम से लिखो अच्छे से, ये सारे कहाँ तक के स्टेप हैं, प्रपोज्ड सेल तक, अभी बिका कुछ नहीं है।
वो साल आ गया आखिरी 10वां या 15वां, जिस साल में आपकी एसेट की डेप्रिसिएशन खत्म हो रही है और आपको एसेट डिस्कार्ड करनी है, उस समय ये सारी एंट्री होंगी कि ये जितने जितने आपने रिप्रेजेंटेटिव नैरेटिव क्रिएट किए हुए हैं अकाउंट्स के, इनको सबको आपको वाइंड अप करना है, खत्म करके बंद करना है। तो एक तो आपने क्रिएट कर रखा था प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन, अब उसको आपको खत्म करना था। अगर उसको आप रियल के साथ खत्म करो तो ये तो अन्याय है, ये तो सही नहीं है। तो रियल के साथ ना खत्म करके उसके लिए क्या निकाला गया, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट निकाला गया। और एसेट डिस्पोजल ने आपकी एसेट को डिस्कार्ड कर दिया, कि जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ने आपके डेप्रिसिएशन को डिस्कार्ड कर दिया था, उसने भी तो यही काम किया था ना। तो क्रेडिट साइड पर भी अगर एक आभासी काम हुआ कि एसेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ने डेप्रिसिएशन को की प्लेस को ले लिया और एक क्रिएट हो गया क्रेडिट बैलेंस के रूप में, ऐसे ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट हो गया और उसने एसेट की वैल्यू को अपने में ले लिया। अब इन दोनों को आपको मिला देना है, क्योंकि प्रोविजन बनता ही है किसी पर्पस से, तो अब इस प्रोविजन को आप यूज कर लीजिए। और जैसे ही इस प्रोविजन को आप यूज करोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ठीक, अब जब ये काम हो गया आपका, जब ये काम हो गया आपका, now it is 10:27, now I'm not going to allow anybody. यहां तक की बात समझ आ रही है? प्लीज बेटा, यहां तक की बात समझ आई है? यस सर। ओके, तो यहां तक का काम हो गया हमारा। अब क्या होगा, फाइनली उस एसेट को तो बिकना है, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट से अब आप उसको बेच दीजिए बैंक के थ्रू। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ओके, अब बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले के जितने अकाउंट थे अभी तक इस सेल के पहले, वो एक्चुअली आपके पास थे और उसमें तो सेम फिगर चल रही थी, तो उसमें तो कुछ घटना बढ़ना था नहीं, क्योंकि हर साल एक नियत डेप्रिसिएशन आप काट रहे थे। उस डेप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द पीरियड ये आप मान लीजिए कि बराबर हो ही जाना था आपकी एसेट से, तो वो भी बराबर हो गया, वहां भी कोई झगड़ा नहीं आया। एसेट डिस्पोजल भी आपकी एसेट की रियल वैल्यू थी, तो वहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं आना था। डिफरेंस कब आएगा, कि जब ये किताबी या एंट्री और गुणा गणित से निकल के आप वास्तविक दुनिया में आएंगे, मतलब बेचने चलेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी बुक के हिसाब से चीजें बिके, कुछ उसको सस्ता भी खरीद सकते हैं और कुछ महंगा भी खरीद सकते हैं। तो जैसे ही अब आप बेचने चलोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है, अब जब ये बिकेगा तो या तो पैसा कम मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनते जाइए, या पैसा ज्यादा मिलेगा। पैसे में तो कोई चेंज आप कर नहीं सकते। अगर पैसा ज्यादा मिल गया है तो पैसा तो आपके उसमें दिखने लगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जो हमारी एसेट वैल्यू थी उससे पैसा ज्यादा मिलने लग गया तो वो तो क्रेडिट बैलेंस में दिखने लग गया। और एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ होगा तो डेबिट में दिखने लगेगा पैसा, सॉरी डेबिट में दिखने लगेगा पैसा, लेकिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट जितनी ज्यादा से क्रेडिट हो गया वो हमें P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो पुराने में आप करते थे, गेन ऑन सेल और लॉस ऑन सेल, उसी तरीके की एंट्री है ये, लेकिन नाम बदले हुए हैं बस। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वहां पे आप डायरेक्टली एसेट को बेचते थे जो पुराने केसेस हैं या नॉर्मल केसेस हैं, और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है सेल के बीच का प्लस और माइनस, उसको आप P&L में एडजस्ट कराते थे। यहाँ पर आप एसेट के नाम पर अब आप किसको, एसेट का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन बन गया, एसेट डिस्पोजल। तो कैश के साथ में या बैंक के साथ में एसेट डिस्पोजल अकाउंट लगा दीजिए, और जो भी डिफरेंस डेबिट या क्रेडिट का स्टैंड हो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, उसको P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। और इसी के साथ आपका प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इतने से काम खत्म। अब किसी को इस पे कुछ पूछना है तो जो भी आपने नोट डाउन किया है प्लीज टेक योर टाइम फॉर 2 मिनट्स
उनको आप देख लें, और कोई क्वेरी जनरेट हो रही बेटा तो यहीं पूछ लो फटाक से। 2 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, प्लीज। यस बेटा, कोई क्वेरी आ रही है? एनीबडी? प्लीज बच्चों। एनी क्वेरी? नो, कुछ नहीं पूछ रहे हैं आप, तो हम ये मान लेते हैं कि कोई क्वेरी नहीं आ रही है, या बड़ा संकोच लग रहा है पूछने में। नाउ इट इज अप टू यू। चलिए, तो जल्दी से अब आगे बढ़ जाते हैं और अगली उसकी बात करते हैं। तो अब आपने ये देख लिया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट कैसे हैं, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट कैसे हैं। अब इसका यूज हल्का समझ में आ जाएगा तो आपको बड़ा फायदा होगा। बेटा इसने पुराना, इसीलिए मैंने कंपैरेटिव एंट्रीज भी आपसे बनवाई थी, तो आप देखिए कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, केवल बुकिश एंट्रीज के एडजस्टमेंट हैं, लेकिन नेचर में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। उसमें भी एसेट बिकने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड किया जाता है पुराने मेथड में, और उसमें भी डेप्रिसिएशन को हर साल प्रॉफिट से हटाया जाता है। इसमें भी वही हो रहा है। कोई बड़ा चेंज है नहीं है, बस एक चेंज है कि हमारी एसेट जो है वो दिखती रहे एट द एंड फुल कॉस्ट पे। नॉर्मल टर्म्स में इसका ये एक बड़ा चेंज है कि फर्स्ट हैंड बैलेंस शीट देखने पे आदमी को ये पता नहीं चलेगा कि इनकी एसेट वर्थ कितनी है। अगर वो क्रेडिट साइड पे जाके इस पे निगाह ना डाल पाए कि क्या कोई प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बना है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना है, तो वो अंदाजा लगा सकता है कि ये इतना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब इतनी से इनकी एसेट रिड्यूस है। ठीक, ये बेसिक काम करता है। अब आगे बढ़ जाते हैं और इसको और अच्छे ढंग से रियल वर्ल्ड में देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि अपनी बैलेंस शीट को ठीक से बना के रखा, और फाइनली एट द एंड हमने उसको मिला के उसका काम खत्म कर दिया। अब अगर आपको ये भी साथ में ज़रूरत लगे, बिजनेस को ये भी साथ में ज़रूरत लगे कि मुझे पता है कि 10-15 साल बाद मेरी ये एसेट बिकने वाली है और इसके साथ ही मुझे नई एसेट की भी ज़रूरत होगी, तो आज ही से कुछ कुछ पैसा हम उसके लिए क्या सालाना निकालते चलें। और अगर हम निकालते चले जा रहे हैं तो एट द एंड उसका भी मुझे यूज़ करना है। ठीक, उसका भी मुझे यूज़ करना है। तो यही जो काम आपने किया है, तो ये कौन सा मेथड फिर थोड़ा सा चेंज होके क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम ये करना चाहें कि हमारी एसेट भी दिखाई दे पूरी, साथ ही साथ जब मुझे नई खरीदने की ज़रूरत हो तो कुछ पैसा भी उपलब्ध हो। इस मेथड में आपने देखा आपके पास कोई पैसा उपलब्ध था खरीदने के लिए? नहीं था। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई मेथड में कोई आपके पास पैसा था? क्रेडिट क्रिएट करके रखी हुई थी एक, उसको फाइनली आपने एसेट के साथ एडजस्ट करा दिया। ठीक है ना? लेकिन क्या कुछ रकम आपको एडिशनल मिली कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम? नहीं। अगर आपकी कोई एसेट महंगी बिक गई है तो वही आपके बिजनेस में आया। अगर आपको फर्दर कोई नई मशीनरी लेनी है तो उसी पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हो।
लेकिन अगर आप साथ ही साथ कोई इन्वेस्टमेंट करते चलो इन द रेगुलर मोड ईयर बाय ईयर, तो क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द टाइम यू हैव सम मनी ऑल्सो। ठीक, तो आपके पास आखिरी समय में कुछ पैसा भी होगा। तो अब जल्दी से देख लीजिए डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ये रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के पर्पस से एक्युमुलेट करे जाते हैं, फंड क्रिएट किए जाते हैं। तो पहली जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। पुराने की तरीके से ही इसको जैसे हल्का सा आप रेफरेंस ले सकते हैं कि जैसे वहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन रहा था या आपका वो बन रहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसी टाइप की एंट्री है। इसने एसेट वैल्यू को रिड्यूस नहीं किया है, वरना डेप्रिसिएशन टू एसेट यही एंट्री अच्छे से अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होगी इंटर तक। तो डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन फंड। अब जब ये डेप्रिसिएशन फंड बन गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल का है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसे आपको खत्म करना है, तो पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन फंड ने क्या किया, आपको ये डेप्रिसिएशन फंड आपका बन गया। अब इस डेप्रिसिएशन फंड को में जो वैल्यू आ रही है ये इन्वेस्ट करिए, ये आपके लिए एक फंड क्रिएट हो गया और इसने बैलेंस शीट को आपकी मिला दिया। लेकिन आपको साथ बाई साथ में एक पैसा भी तो चाहिए, तो एक अकाउंट आप और क्रिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब अब हर साल आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अलग रखते जा रहे हैं। जैसे हम लोग नहीं करते कि कोई बड़ी ड्रेस बड़ी अच्छी पसंद आ गई या कुछ बड़ा अच्छा दूसरी चीज़ पसंद आ गई जो लेनी अभी महंगी है और पॉकेट मनी घर से इतनी मिलती है, तो यार ऐसा करते हैं इससे अलग अलग करते जाते हैं कुछ, जो 400-500 रुपये और 2-4-5 महीने बाद मेरे पास इतने हो जाएंगे, देन आई एबल टू डू समथिंग। मीन्स यू आर creating a fund to meet out the future expected asset investment or the huge expense which is going to occur in future। इसके लिए आप कुछ अलग अलग करते चले जा रहे हो, पर कर कैसे रहे हो, नॉर्मल रेगुलर मोड में, कि आपको हर साल या हर एक पीरियड के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट डालनी है। ठीक, तो आप जो इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो बेसिकली उसको डेप्रिसिएशन वैल्यू से ही मैच कराया जाता है, कि आप हर साल उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए जितना आप अपनी एसेट से रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो कम से कम जो वैल्यू की हमारी एसेट है एट द एंड उतना पैसा तो बुक वैल्यू के हिसाब से खड़ा हो जाएगा। बाकी उस जो हमारी एसेट इन यूज़ है उसको डिस्कार्ड करने पर जो भी फ़ायदे या नुकसान होते हैं वो तो हमारे हाथ में, अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो भी यूज़ हो जाएगा। तो एक रेगुलर मोड में हम वो पैसा भी निकालते चले कि जो हम फ्यूचर में एक अमाउंट क्रिएट कर सकें, एक फंड क्रिएट कर सकें कि जो हमारी एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए काम आए। जो मैंने पहले दिन के लेक्चर में बताया था कि ये सारे काम किए क्यों जाते हैं, और बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन के अच्छा रखने के लिए, और सेकेंडली रिप्लेसमेंट वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। तो ये वाला जो आपका काम है ये रिप्लेसमेंट वैल्यू को क्रिएट करेगा। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, बाकी दो जो ऊपर की थी वो तो बिल्कुल मिलती जुलती नॉर्मल है। तीसरी बन जाएगी डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड कैश। ठीक, अब क्या होगा कि इधर तो दिखाई देगा डेप्रिसिएशन फंड मींस ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि एसेट की वैल्यू आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए डेप्रिसिएशन फंड, जो कि आपने अभी पिछले थोड़ी देर पहले के सेशन में इस बात को समझा। लेकिन अब आप एक इन्वेस्टमेंट करके एक और क्रिएट कर रहे हो, तो ये फंड आपका कहाँ पे क्रिएट होगा, डेबिट साइड में, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, क्योंकि बैंक आपका कम होगा जैसे ही आप बैंक से पेमेंट करोगे, तो कोई चीज अगर कम हुई है एसेट से तो लायबिलिटी से भी कम हो, तब तो बैलेंस शीट मैच करेगी।
यार, या एसेट के एक हेड से कम हुई है तो दूसरे हेड में बढ़ जाए। ओके, मैं अकाउंटिंग की जो बैलेंसिंग है उसके हिसाब से भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो जैसे ही आपने ये वाली एंट्री डाली कि डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो बैंक कम हुआ, लेकिन बढ़ क्या गया साइमल्टेनियसली आपके पास में डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो एसेट साइड बैलेंस। ठीक ना, जो आपने पढ़ा हुआ है कि दोनों तरफ का प्लस माइनस बराबर होना चाहिए। पहले की जो एंट्रीज थी जो एक्यूमुलेटेड में इस्तेमाल हुई, या जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अकाउंट हुई, या जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड की तरह इस्तेमाल हो रही हैं, इनमें बैलेंसिंग कैसे हुई कि इनमें आपने अपनी एसेट को टच ही नहीं किया, लेकिन डेप्रिसिएशन तो घटाना है, और डेप्रिसिएशन के घटते ही आपका प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट घटने से क्रेडिट साइड घट जाएगी। तो उसको मैनेज करने के लिए आपने क्रेडिट साइड को बढ़ा लिया बाय द वे ऑफ डेप्रिसिएशन फंड, और बाय द वे ऑफ प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन, और बाय द वे ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इतना ही तो डिस्कस किया हम लोगों ने। तो जो आपके दिमाग में बैलेंसिंग से रिलेटेड बातें हैं उनको भी साथ में मिलाते चलिए। एंट्रीज आपके पास में है, एक बैलेंस शीट ऐसी साइड में थोड़ी सी बना लीजिए, उसमें देखिए कि इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन एंट्रीज का, ये कहाँ जा रही है, तो बड़ी अच्छी आपकी क्लैरिटी बनती चली जाएगी। ओके, तो यहां तक का काम हो गया। अब क्या होगा आगे, अगले साल, ये तो पहले साल हो गया। तो ये जो आपकी एंट्रीज पहली तीन हैं जो मैंने अभी आपको बोली कि डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन फंड, पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन फंड इन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो हर साल इसी क्रम से होती चली जाएंगी जब तक कि वो एसेट आपके पास है, या जब तक आप उसे डेप्रिशिएट कर रहे हो, साल, वट एवर द पीरियड, ये तो चलेंगी। अब किसमें फर्क आने वाला है बेटा, जल्दी बताइए। अब फर्क क्या आएगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या करना है आपको, वो इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, आपके यहाँ आ रहा है आपके बिजनेस में तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट कौन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट आए इसको आपको कहाँ ट्रांसफर कर देना है, प्लीज, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है इसे आपको कहाँ ट्रांसफर कर देना है। ये तो बिजनेस में इंटरेस्ट आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ये पता चला कि ये पैसा हमारे बिजनेस में आ गया, क्या इसके लिए यही अकाउंट अप्रोप्रिएट है, या ये जो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड आया इसको हम इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन में डालें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज होती चली जाए, या जो हम ये प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं इसमें इस इंटरेस्ट को डाल के इस फंड को रिड्यूस करें। यही दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो फंड आप क्रिएट कर रहे हो एक साइड से, और दूसरी साइड से आपने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि आगे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया पहली साल में, इसमें या आगे की सालों में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अब ये इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये उसी खाते में जाए कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, या इसको फंड में ट्रांसफ़र कर दें। ये जो डेप्रिसिएशन फंड का क्रेडिट क्रिएट है इसमें ट्रांसफ़र कर दें, जल्दी से बताइए। प्लीज़,
प्लीज बेटा थोड़ा सा बोलोगे आप तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं ये सेशन जो फिर जल्दी से। ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ऑन द रेगुलर इन्वेस्टमेंट मेड बाय यू फॉर द सेक ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, और आपका आपने इसका नाम भी क्या दे रखा है इस अकाउंट का जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नाम भी देखिए आपने क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक तरफ आपने डेप्रिसिएशन फंड दे रखा है। तो आप चाह ये रहे हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन फंड हमारा क्रिएट हो रहा है ये एसेट को तो न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन हमारे पास आखिरी में पैसा आ जाए तो अब इस पैसे पे ब्याज आने लगा जो आप निकाल ले वो अलग, इस ब्याज को क्या हम उसी में जोड़ दें, इन्वेस्टमेंट में उसी खाते में डाल दें, या इधर जो हम फंड क्रिएट कर रहे हैं उसमें ले आए। प्लीज बेटा ये इंटरेस्ट की केवल बात हो रही है या इस अमाउंट की बात हो रही है कि ये जो आपने अलग निकाला हुआ है? जल्दी करें, ये फंड बना किस लिए है हमारे लिए? क्या हो गया बच्चों? या तो ऐसा करते ना, या तो इसको आप लोग और देख के आइए तब डिस्कस करें, क्योंकि ये जो स्थिति हो रही है एकदम शांति वाली, ये बड़ी खतरनाक है, इससे कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है मुझको। सर डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में करेंगे। ओके तो इससे क्या होगा, अगर डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट क्रिएट होता चला जाएगा, एक ह्यूज अमाउंट क्रिएट होता चला जाएगा, और फाइनली जब भी आपको परचेज करना होगा तो आप उससे पूरी एसेट परचेज कर सकते हो एट द लास्ट। व्यू है, एक ठीक व्यू है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, बहुत ही अकाउंट्स में छोटी छोटी बातों पे हम आपका ध्यान ले जाएंगे। अगर कोई ऐसी बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसी फ्यूचर की नीड है for which you have required any fund which cannot able to produce such return at the time of at the end time। बहुत सारे बिजनेस में ऐसी नीड्स होती हैं कि जिनमें आपको फ्यूचर में पैसा चाहिए, उन सब जगह पर आप ऐसा फंड क्रिएट कर सकते हो कि एक मुश्त मेरे बिजनेस से पैसा ना लगे, थोड़ा थोड़ा करके लगे, और जब आप थोड़ा थोड़ा करके कहीं जमा करने चलोगे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। जैसे आपकी कंपनी में 10, 20, 25 लोगों का रिटायरमेंट हो, आज से 10 साल बाद आपको तो पता होगा ना कि जिसने जिस डेट पे ज्वाइन किया है तो वो रिटायर कब होगा। तो जब वो बंदा रिटायर हो रहा होगा तो उसे कई सारे ड्यूजेस और क्लेम्स देने पड़ते हैं। उस समय कंपनी को बड़े पैसे की जरूरत है और उसका आपको अंदाजा भी है कि इतना हो सकता है। अब आपको लग रहा है 10 साल बाद ये पैसा आएगा, इकट्ठा कहाँ से दें? आज से आपने थोड़ा थोड़ा अलग निकाल के एक फंड बनाना शुरू कर दिया। इन सच केसेस दैट इंटरेस्ट विल बी गोज टू दैट फंड विच इज क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। ऐसी चीजों में कि ये जो फंड बनाया जा रहा है टू मीट आउट द फ्यूचर एक्सपेंसेस, जब भी इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो उन्हीं फंडों में चला जाएगा कि जिसके लिए वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनसे तो आपको जो भी वो फ्यूचर के एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं या जो आपके ऊपर चार्ज या लायबिलिटी आने वाली है उसमें कुछ भी रिटर्नेबल वैल्यू नहीं है आपके लिए, कुछ भी रिटर्नेबल वैल्यू नहीं है, और वो ऑलमोस्ट क्लियर है। यहाँ पर जो हम अगर क्रिएट करते चले जाएंगे और इंटरेस्ट भी जोड़ लेंगे तो आखिरी में तो मुझे पता भी नहीं है कितने की मैं दूसरी खरीदने वाला हूँ, या ये जो है मेरी ये अब बिकेगी कितने की जो बची रह जाएगी। तो नीड क्या थी कि जो मुझे पैसा बिक के मिलने वाला है उसमें मैं कोई मदद कर पाऊं, तो रिप्लेसमेंट से कनेक्ट है। व्हेन एनी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, व्हेन एनी फंड इज क्रिएटेड
जिसका रिप्लेसमेंट से कनेक्ट है, तो वहां पर हमको उसका मिलने वाला इंटरेस्ट, अगर साइड बाय साइड कोई ऐसा फंड हम बना रहे हैं जो कि आभासी है, जैसे आपने क्या बनाया हुआ है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन फंड, इसमें डालते चले जाइए, यानी उसको कम करते चले जाइए, और जब ये कम होगा तो जो आपकी बिकने वाली एसेट है इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि आप इसको मैच कराते हो ना एसेट डिस्पोजल से, तो आपकी रिकवरी ज्यादा आ जाएगी। रिकवरी ज्यादा आ जाएगी तो फिर आपने जो पैसा रोका हुआ है इसका कम इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो बिजनेस के दूसरे यूज में आ सकता है, क्योंकि आप तो सेम अमाउंट लगा रहे हो ना उसमें, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वही तो इन्वेस्ट कर रहे हो अंदाजे से। तो जो भी ऐसा इंटरेस्ट आएगा दैट्स इट गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द डेप्रिसिएशन फंड, नॉट टू द डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। ठीक, तो जो ये क्रेडिट आई थी हमारे पास डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, इसको हमने डेबिट कर दिया और अपने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को इसमें एडजस्ट करा दिया, और फिर ये प्रोसीजर चलता ही चला जाएगा। तो अब आपके लिए हर साल में इसमें क्या नॉर्मल कौन कितनी एंट्री आ गई, 4। ठीक, नॉर्मल कितनी एंट्री आ गई, 4। एग्री, नॉर्मल 4 एंट्री आ गई। पहली साल 3, क्योंकि पहली साल तो आप डेप्रिसिएशन को काटोगे, फंड बनाओगे और इन्वेस्टमेंट करोगे और P&L में एडजस्ट करा दोगे, यही 3 होंगी। चौथी साल में एक एंट्री या एक घटना आपके लिए बढ़ जाएगी कि ब्याज मिलेगा, और ब्याज फंड में ट्रांसफर कर देना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं रखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाक से, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तब आप फाइनल ईयर पे पहुंच जाइए सीधे, क्योंकि ये तो घटनाएं हर साल घटती रहेंगी कि हर साल एक अमाउंट आप निकालोगे इन्वेस्टमेंट में, फिर कुछ ब्याज मिलेगा, फिर इसमें डाल दोगे, ऐसे करते करते जब एकदम लास्ट में आज पहुंच जाएंगे तब आपके पास क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखते जाइए। पहला तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसको डिस्कार्ड करिए। ठीक, ये जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है इसको आप खत्म करिए। तो और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है इसको इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, देन फिर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी कुछ आप भी हल्का सा दिमाग दौड़ा लें। कितने तरीके के अकाउंट बने, इनको कैसे कैसे सेट करना है, प्लीज इनको कैसे कैसे सेट करना है। लास्ट ईयर में क्या होना है, ये 2 तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। दिमाग में डालने के लिए मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप फंड अकाउंट में डालते चले जाइए। अगर आप डायरेक्ट उसमें लेते चले जा रहे हो तो एंड ऑफ द ईयर डाल दो। मोटी बात क्या है कि इसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में, आइदर ईयर बाय ईयर और एट द एंड। ठीक, चलिए तो इन्वेस्टमेंट का जो आपका वो अब बचा रह गया, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये तो क्रेडिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड, ये आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, अब रियलाइज करना है आपको, तो बैंक इसको जब आप जब बेचने चलोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये जो भी पैसा है वो इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड आउट कर दी, खत्म कर दी, तो एकदम से आपकी बैंक बढ़ गई। ठीक है, सोल्ड आउट हो गई। अब क्योंकि आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को घटाते चले गए हो और बेचते चले गए हो, और इधर आपकी एसेट है, तो
तो एसेट का डेप्रिसिएशन के साथ मिलान करने वाली एंट्री जल्दी से वो कौन सी होनी चाहिए? या आप पीछे बेटा पढ़ चुके हैं इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूं इसको, ये आप ही बताएंगे। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने क्या किया, उसको बैंक में कन्वर्ट कर लिया एट द एंड। नाउ यू हैव कैपेबल टू मीट आउट इफ देयर इज एनी रिड्यूसमेंट ऑफ द एसेट, और कुछ भी लॉस वॉस लगने वाला है या फर्दर नहीं खरीदनी तो आप सब कर सकते हैं। क्या करते थे हम लोग पिछले वाले में, क्या डिस्कस हुआ था? जल्दी करो यार, 4 मिनट बचे तुम लोगों के पास केवल, और एक ही टॉपिक पे हम लोग लटक गए आज, क्योंकि वो रिस्पांस आपके कम रहते हैं तो मैं डाउट में रहता हूँ, इसी बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट होगा तो भाई पैसा आपने रियलाइज कर लिया, बैंक टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, पैसा रियलाइज हो गया आपका, इंटरेस्ट का सारा। अब एसेट को भी तो खत्म करो, एसेट तो पूरे उतने दाम से खड़ी हुई है, और इधर जैसे ही वो फंड अकाउंट आपका क्रिएटेड है, एक काम करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा समय बचा हुआ है और इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना? तो आपके पास जो भी बुक्स हैं, ठीक, मैंने तो बोली हुई आपको साहित्य भवन की, तो उसमें इनको अच्छे से देखिए, और कल के शुरुआत के 10 मिनट में इसको पूरा अच्छे से ख़त्म कर देते हैं, ठीक? क्योंकि अभी आपको एक तरफा बताते जाने से वो बात आ नहीं रही है। और कल दूसरी चीज़ क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, AS6 के हिसाब से डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसा है, और ये जो छोटे छोटे से जो बते हुए हैं आपके लिए मेथड, इसके साथ ही इससे रिलेटेड पूरा आपका कवर अप हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द क्लास विच विल गोइंग टू हेल्ड ऑन टुमारो। अकाउंटिंग फॉर द प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग फॉर द प्राइस लेवल चेंजेस का जो टॉपिक है ये कल पूरा वाइंड अप हो जाएगा। आपका सहयोग चाहिए कि आप जो आज टॉपिक डिस्कस हो रहा है फंड मेथड, इसको आप अच्छे से देख के आएंगे, इसी में जितना भी है लफड़ा है, आगे बड़े शॉर्ट हैं, बड़े प्यारे हैं, आसानी से निकल जाएंगे, यही एक उत्पाती है सबसे ज़्यादा। तो इसको आप अच्छे से घर से देख के आ जाइए, तो ये निपटा लेंगे हम लोग। और उसके बाद AS6 के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होता है प्राइस लेवल चेंज में डेप्रिसिएशन की, बस, और इसी के साथ आपकी कल की ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए मेन काम है, क्योंकि इसकी लास्ट की एंट्रीज मैंने छोड़ दिए हैं, जिससे आप भी देख के आ जाओ। काफ़ी कुछ आज डिस्कस हो गया तो आपको पूरा अंदाजा हो गया है, तो अब आप अच्छे से देख के आइए, ठीक? और कल के लिए थोड़ा आप लोगों का वो मुझे वो चाहिए, क्योंकि इस टाइम में थोड़ा बिजी हैं हम, वैक्सीन लगवाने बच्चों को लेके जाना है। तो इफ़ यू परमिट ये क्लास हम लोगों की 8:15 से 9:15 हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पे आप लोग देख ही रहे हैं कितना जल्दी पहुंचना पड़ता है, क्या क्या लाइन लगती है। हाँ, कितने लोगों ने अभी, कितने लोगों का नहीं है, कुछ बताएंगे आप? जल्दी बताइए, अब तो पढ़ाई की बात नहीं हो रही, अब तो बोल सकते हैं आप सब। कितने लोग अभी नॉन वैक्सीनेटेड हैं? सर मेरी कल लगेगी 29 को। ओके, कितने लोग अभी नॉन वैक्सीनेटेड हैं ये बताओ? अच्छा, एक तेजस ने बता दिया, और एक ही होगा ऐसा नहीं है, ढेर सारे होंगे। सर नॉन वैक्सीनेटेड। सर मुझे तो डर लगता है। देखो बेटा, आप हमारे बच्चों की तरीके से हो, इतने ही बड़े बड़े मेरे बच्चे जितने बड़े आप लोग हैं, ठीक है ना? एक बीटेक सेकेंड ईयर में है, एक 12th में है, तो बिल्कुल उस तरीके से समझिए कि अपने बच्चों की तरीके से हम आपसे बता रहे हैं, बिल्कुल मत डरिए बेटा, ठीक? और कल मैं बच्चों को ही लेके जा रहा हूँ, और आपके लिए काइंड इन्फॉर्मेशन है कि जब से ये खुला था 18 से 44 वाला, तो फर्स्ट डे उनको वैक्सीनेटेड कराया था हमने, फर्स्ट डे, मतलब 1 मई को। तो उनकी अब सेकेंड डोज है कल, 28 दिन के बाद कोवैक्सीन लगी थी उनको, ठीक? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने के नाते
आप सारे लोग सारे डर बेटा हटा दीजिए, और ये मेरी गारंटी इसलिए है जी, आपको पता ही नहीं चलेगी कि सुई कब लग गई, क्योंकि सुई का भी बड़ा डर होता है। ओके तो सर। हाँ बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, आप मेरी कह रहे हैं गारंटी तो है। मैं लगवा लूंगी। हाँ बेटा जल्दी से कराओ सारे लोग, और आप लोग यूथ हो, देश का भविष्य हो। घर में भी अगर किसी को इस तरीके के हेजिटेशन है, कई तरीके के हेजिटेशन है, कई तरीके की सोशल मीडिया में न्यूज़ चलती रहती है, तो उनसे हेजिटेट मत होइए। आज के समय में अगर कोई बेस्ट पॉसिबल प्रिवेंटिव क्योर है इस डिजीज का तो वैक्सीनेशन ही है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग जो देख रहे हैं समझ रहे हैं, इसको और अच्छे से देख समझ लीजिए। फिर चाहेंगे आप तो फिर किसी दिन हम इस पे 1-2 मिनट बात कर सकते हैं। अगर हम आप सब सेफ हैं, सोसाइटी कंट्री सेफ है, तभी सारी चीजें हैं, तभी पढ़ाई है, तभी संबंध है, तभी सब कुछ है। तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। लोगों के कहने सुनने इन बातों पे मत जाइए। कितने करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं बेटा, हमसे आपसे कहीं ज़्यादा एडवांस और समझदार आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। उनके यहाँ क्या वैक्सीनेशन का रेशियो है, और वो भी तो यही सारी वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो अगर इसमें कोई डर, कोई खतरा, कोई इस तरीके की चीज़ होती तो हमसे पहले छोड़ चुके होते। आपने आरओ जाना है थोड़े दिन पहले, वो कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? समझ आ रहा है आपको? जो उनके यहाँ से चीज़ कब की हो चुकी होती तब आपके पास आती है। अगर उन्होंने इसको अडॉप्ट करके रखा हुआ है, मीन्स सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन वाज देयर अगेंस्ट द वैक्सीन। पढ़ाई और ये सारी चीज़ तो होंगी आपकी, वो आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अच्छे तो रहेंगे हम, आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो सब होगा। तो यही इस समय तक की रेमेडी है, जो भी बेस्ट पॉसिबल है। तो प्लीज़ गो फॉर इट। इसके लिए किसी तरीके का हेजिटेशन, किसी तरीके का डर, और एक नेचर होता है कि यार मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मैं स्लॉट बुक कराने चला गया, होता ही नहीं है। तो एक छोटी उम्र होती है तो बड़ी तुनक मिजाजी भी होती है, अब नहीं होता तो हटा है, देखा जाएगा, 6 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे। ऐसा भी मत करिए, क्योंकि इसमें केवल लूजर हम आप हैं। ये आपका और हमारा जो तुनक मिजाजी और गुस्सा है, ये हमारे आपके लिए नुकसानदेह है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। ठीक, तो सारी तरीके की डर, शुबह, हर तरीके की निगेटिविटी को छोड़ के प्लीज़ गो फॉर द वैक्सीनेशन। और हाँ, मेन बात जो ये कि कल तो मुझको जाना है, तो अगर आप बोले तो 8:15 से 9:15 की क्लास रख सकते हैं, हो जाएगा? यस सर। सर कल मैं नहीं आ पाऊंगा सर। अच्छा सर हाँ, मुझे तुम्हें भी तो जाना है। ओके यस ओके सर। ओके, तो ठीक है भाई, इनको जो वो भी नोट्स हो कुछ हो वो प्रोवाइड करा देना, या तुम्हारे जो क्वेरी रह जाए वो आप पूछ सकते हैं। ठीक यस तेजस्वी? यस तो बाकी सारे लोग मैं कोशिश करूँगा 8:15, ठीक है? तो 8:15 ओके इससे, सर। और तो इससे पहले तो फिर मेरा भी बेकार हो जाएगा। 9:15 तो कम से कम घर से निकले, 9:30 तक निकल पाएंगे। तो 8:15 पर कल की क्लास होगी, वो आपको या तो रात में या सुबह 7, 7:30 तक हम उसका लिंक भेज देंगे। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू।